नई तकनीक ने सोना उपजाया, उन्नत बीज से जादू है छाया। कम पानी में फसल लहराई, सुख समृद्धि ले ली अंगड़ाई। अब तो मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। नमस्कार किसान भाई और बहनों, हर बार की तरह इस बार भी कार्यक्रम मुट्ठी में है आसमान के ताज़ा तरीन अंक के साथ एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। देखिए, हमारी लगातार कोशिश रही है कि हम आप तक खेती से जुड़े नवीनतम तरीकों को पहुँचाएं, ताकि आप उनका लाभ उठा सकें और अपने जीवन को उन्नत बना सकें। विशेषज्ञों द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी खेती को विकसित कर सकें और सफलता के नए द्वार खोल सकें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में आपको अंक के पहले पड़ाव में जानकारी देंगे। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन विश्व की एक बड़ी समस्या बन गई है। भारत जैसा देश, जहां की ज्यादातर आबादी कृषि पर आधारित है, उसके लिए बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की मार अत्यंत नुकसानदायक है। अगर जलवायु परिवर्तन का यही हाल रहा तो एक अनुमान के मुताबिक 30 के दशक के आते आते भारत में फसलों की कुल उपज में लगभग 4.5 से 9% की गिरावट आ सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी में जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमारा गोल ये है कि मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स जो लो आल्टीट्यूड के हैं और हाई आल्टीट्यूड के हैं, अल्पाइन रीजन के, जो असल में जाने गए हैं हाई मेडिसिनल वैल्यू के लिए, उनमें क्या चेंजेस आ रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले बुरे प्रभावों को रोकने के लिए ही अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दी है। हम अध्ययन कर रहे हैं और हमने जो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक चैम्बर बनाए हैं उनमें हम जैसी भी स्थिति आगे आने वाले टाइम में होगी, जो वातावरण का तापक्रम, आर्द्रता या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, तो हम उसको उसी तरह की कंडीशन सिमुलेट कर लेते हैं। हम इससे किसान भाइयों को बता पाएंगे कि हमें किस स्थान पर, किस रीजन में कौन सी नस्ल को रखना चाहिए, जिससे कि उसके दुग्ध उत्पादन या वृद्धि पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। जलवायु अनुरूप कृषि पर राष्ट्रीय पहल 350 करोड़ रुपए की लागत वाली एक बड़ी परियोजना NICRA 2010-2011 में लागू हुई। जलवायु अनुरूप कृषि पर यह राष्ट्रीय पहल खाद्य सुरक्षा और देश के विकास के लक्ष्य को पाने का सबसे आसान और कम खर्च वाली योजना है। विभिन्न परिस्थितियों में शोध कार्य के लिए हमारे पास प्रजाति विकसित की जा रही हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हमें अर्ली लगाना है, मतलब समय से लगाना है, कुछ लेट देरी से लगाने की प्रजातियां हैं, और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें कम सिंचाई या सूखा सहने की क्षमता भी है। इसे अपनाने से जलवायु परिवर्तन के दौरान होने वाली दिक्कतों का असर कम हो जाता है। किसानों की फसल उत्पादकता में लगातार बढ़ोतरी बनी रहती है और उनकी आय में भी वृद्धि होती है। इस तरह जिन गांवों में किसान इस सिस्टम को अपनाते हैं, वहां के किसानों की विभिन्न फसलों को अपनाने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे गांवों में अनुसंधान से जुड़े लोग, किसानों की सहकारी संस्थाएं, सरकारी अधिकारी और निजी क्षेत्र के भागीदार एक साथ मिलकर कृषि क्षेत्र में होने वाले जलवायु प्रतिरोधी कृषि के प्रयोगों को पहचानने का प्रयास करते हैं। जलवायु अनुरूप कृषि के तहत अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे प्रतिकूल जलवायु के लिए फसल की नई और उन्नत किस्मों का विकास, पानी की बचत प्रौद्योगिकी, पशुधन नस्लें, स्थान विशेष कृषि और पोषक तत्व प्रबंधन। 4 चीज़ें मुख्य होती हैं इसमें। एक तो टेक्नोलॉजी,
कि क्या क्या नई मशीनें, बीज, खाद को किस तरह से इस्तेमाल करें। दूसरे इसमें मौसम की जानकारी। तीसरे इसमें जो कंपोनेंट होता है इंश्योरेंस का। और चौथा है इसको पॉलिसी के साथ लिंक करना कि जो सब्सिडीज़ हैं गवर्नमेंट की वो भी आपको उसका फ़ायदा मिल सके। तो इस स्कीम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज को सफल बनाने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी होना अत्यधिक जरूरी होता है। अनुसंधानकर्ता, ग्रामीण कृषि सलाहकार, सेवा प्रदाता और ग्राम अधिकारी एक साथ मिलकर कृषि विकास और प्रबंधन से जुड़े कार्यों में अपना अपना सहयोग देते हैं। किसानों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके तहत उन्हें बेहतर कृषि के तरीकों को सिखाया जाता है। किसान का बहुत बड़ा योगदान पर्यावरण सुधार में हो सकता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि किसान पुरातन काल से वृक्ष लगाते रहेंगे। अगर ये प्रक्रिया ये जारी रखें वृक्ष लगाने वाली, तो वृक्ष सबसे बड़े संग्राहक हैं जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसके। जलवायु अनुरूप कृषि के लिए गांव के स्तर के हस्तक्षेप हैं मिट्टी का स्वास्थ्य और मिट्टी की जांच आधारित संतुलित उर्वरक प्रयोग, अनुकूलित किस्म और फसल प्रणाली, वर्षा जल संचयन और रिसाइकलिंग, पानी की बचत प्रौद्योगिकी, समय पर बुआई के लिए खेत मशीनरी, पशुधन और मत्स्य हस्तक्षेप और मौसम आधारित कृषि सलाह। किसान को एडवाइजरी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल किसान को इम्पोर्टेंट एडवाइस अगर सही टाइम पर और सही जगह पर मिल जाए। हम जो किसानों को एडवाइस देते हैं कि भाई आने वाले 48 आवर्स हो या इस वीक में या उस तरह से किस तरह के हवामान के चेंजेस आने वाले हैं। स्थायी और जैविक कृषि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कई अवसर प्रदान करती है। ये एक सिद्ध वैकल्पिक अवधारणा है जिसका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है और पिछले कुछ वर्षों में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्षेत्र में आशानुकूल सफलता देखने को मिली है। केरल पर्यटकों में अत्यंत लोकप्रिय है, इसीलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर के नाम से भी पुकारा जाता है। मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। अगर हमारे किसान भाई बहनों को आने वाले समय के मौसम की जानकारी पहले ही हो जाए और वो वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के द्वारा बताई गई विधियों के अनुरूप कृषि करें, तो हम ऐसी आपदाओं में अपने ऊपर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बच सकते हैं। निश्चय ऐसी खुशहाली की राह किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अब चलते हैं केरल के बलरामापुरम में स्थित केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोकोनट रिसर्च स्टेशन में। यहाँ से आप नारियल की उत्तम खेती के साथ साथ उसके बेहतर उत्पादों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। केरल पर्यटकों में अत्यंत लोकप्रिय है, इसीलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना देश के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें प्रमुख हैं समुद्र तटीय क्षेत्र, लहरदार पहाड़ियों की महिमा और झील प्रधान क्षेत्र जिन्हें बैक वाटर्स रीजन भी कहते हैं। ये पर्यटकों के लिए आकर्षण के विशेष केंद्र हैं। इन स्थानों पर देश विदेश से असंख्य पर्यटक भ्रमण करने के लिए आते हैं। केरल, जिसका नाम केरा शब्द से उत्पन्न है, केरा यानी नारियल का पेड़। केरा की भूमि केरल नारियल के पेड़ों की बहुलता के लिए जानी जाती है। सदियों से ये प्रदेश व्यापारियों, खोजकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहां पैदा होने वाली अन्य फसलों में काली मिर्च, इलायची और मसाले यहां की समृद्धि का मूल आधार हैं।
यहाँ के किसानों की समृद्धि में और अधिक वृद्धि लाने के लिए ही यहाँ के बलरामापुरम में कोकोनट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई है। कोकोनट रिसर्च स्टेशन अर्थात नारियल अनुसंधान केंद्र केरल कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कार्य करता है। आमतौर पर किसानों को 7.5 मीटर गुणा 7.5 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने की सलाह दी जाती है। वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने का उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सब्जियों के बीजों के उत्पादन और नारियल की कीमतों में मूल्य वृद्धि के तरीकों पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। आज हम मूल्य संवर्धन कर रहे हैं। मूल्य संवर्धन द्वारा किसान एक नारियल से 20 से 40 रुपए कमा सकते हैं। इस देश के किसान जहां भी संभव हो नारियल के पेड़ लगा सकते हैं। हमने नीरा विकसित किया है। नीरा जो नारियल पौधे का रस है। केरल कृषि विश्वविद्यालय और नारियल विकास बोर्ड नीरा को बढ़ावा दे रहे हैं। मूल्य संवर्धन से किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। value addition as well as the tapping of नीरा। केरल के इस सुदूरवर्ती दक्षिणी हिस्से में नारियल और नारियल पर आधारित कृषि के विकास के लिए विकसित कृषि तकनीक, दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र में नारियल के पौधों के संरक्षण, पौधों की प्रजातियों और पोषण से जुड़े कई प्रयोग किए जाते हैं। नारियल के हाइब्रिड बीजों के साथ साथ किसानों को नारियल उत्पादन से जुड़ी टेक्नोलॉजी के उपयोग की जानकारी भी दी जाती है। कोकोनट रिसर्च स्टेशन नारियल की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में रिसर्च कराने वाली एक मार्गदर्शक संस्था के तौर पर काम करती है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में नारियल और इसके बीज की अंतर खेती के बेहतर प्रदर्शन, समन्वित कृषि से जुड़े अनुसंधान, अध्यापन और अन्य गतिविधियां होती हैं। कोकोनट रिसर्च स्टेशन में किसानों को तरह तरह की आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं में नारियल का बीज तैयार करने के लिए नर्सरी तैयार की जाती है। गायों, बकरियों और मुर्गी पालन के लिए चारागाह यूनिट भी बनाई जाती है। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस व जल संरक्षण के लिए संरचना तैयार की जाती है। बलरामापुरम में स्थित केरल कृषि विश्वविद्यालय का कोकोनट रिसर्च स्टेशन यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ये नारियल के बीजों की उच्च गुणवत्ता का स्रोत है। प्राथमिक बात जो हम देख रहे हैं वो है विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों और विभिन्न प्रयोजनों के लिए किस्मों का विकास। हम प्रत्येक स्थिति के लिए किस्में जारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कीट और रोग प्रतिरोधक और वर्ष भर उत्पादन के लिए। प्रत्येक किस्म के लिए हम वैज्ञानिक खेती प्रथाएं विकसित कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तीसरा, हम बड़े पैमाने पर उच्च कोटि की रोपण सामग्री विकसित कर रहे हैं। इसके लिए हम किसानों को अपने बिक्री काउंटरों से सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की रोपण सामग्री प्राप्त कराते हैं। यहाँ पर किसानों के बीच नारियल हाइब्रिडाइजेशन कार्यक्रम को अपनाकर सीड विलेज कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है। सामाजिक व धार्मिक अवसरों पर थोक भाव में यहीं से नारियल और अन्य दूसरे फलों की आपूर्ति लोगों तक की जाती है। देश और दुनिया में नारियल की खेती के शौकीन किसानों को यहाँ से बेहतर तकनीक पर आधारित ज्ञान प्रदान किया जाता है। एक उन्नत किसान की पहचान ये है कि वो बदलती कृषि के इस नए दौर में कम लागत में अधिक फसल का उत्पादन करे। मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। किसान भाइयों बहनों, निश्चय ही संस्था के प्रयासों ने आपको प्रेरित किया होगा। आपके यहाँ नारियल की खेती के लिए चाहे जैसी भी जलवायु हो, लेकिन आप बताए गए तकनीकी हस्तांतरण का लाभ उठाकर मुनाफे वाली खेती को अपना सकते हैं और कई गुना आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों,
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने तीसरे पड़ाव यानी अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। दरअसल ये किसान भाइयों की खुशहाली की डगर है। आज खेती में उपयोग होने वाले आधुनिक उपकरणों के बारे में जानकारी लेते हैं। एक उन्नत किसान की पहचान ये है कि वो बदलती कृषि के इस नए दौर में कम लागत में अधिक फसल का उत्पादन करे। ये तभी संभव है जब किसान अपनी फसलों के बीजारोपण से लेकर फसलों की कटाई तक मानव श्रम के साथ-साथ मशीनों का भी उपयोग करे। फार्म यांत्रिकीकरण कृषि के आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण तत्व है। फार्म की उत्पादकता सकारात्मक रूप से कुशल फार्म कार्यान्वयन और उनके न्यायोचित उपयोग पर निर्भर करती है। कृषि यांत्रिकीकरण न केवल विभिन्न साधनों जैसे कि बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण और सिंचाई के लिए जल के दक्षतापूर्ण उपयोग को कर सकती है, अपितु खेती को कुशल उद्यम बनाकर गरीबी उन्मूलन करने में भी ये सहायक है। सरकार विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता, नए विकसित कृषि और बागवानी उपकरणों का प्रदर्शन किसानों के खेतों में करती है, ताकि किसान विभिन्न प्रकार की फसलों की पैदावार में उनके प्रयोग और उपयोगिता के बारे में जान सकें। मशीनीकरण का जो है मुख्य फ़ायदा यही होता है कि एक तो उसको जो है फार्मर की लेबर की बचत होती है, दूसरा उसका जो है खर्चा जो है वो फसल को उगाने में जो लगता है उसमें कमी आ जाती है, और तीसरा जो है टाइमलीनेस, जिसमें जो है टाइम बहुत जल्दी जो है जो फार्मर की फसल है वो जो है घर उसके पहुंच जाती है या मंडी में चली जाती है। गत वर्षों में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में समान भागीदारी द्वारा इस तरह के प्रयास कार्यान्वित किए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप इन वर्षों में ट्रैक्टरों और पावर टिलर की बिक्री से यांत्रिकीकरण को अपनाने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 2013-2014 में कुल फार्म विद्युत उपलब्धता 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टेयर हो गई है। स्वचालित संयुक्त फसल काटने वाले यंत्रों, सिंचाई पंपों, पौध संरक्षण उपकरण, कृषि कार्यान्वयन और उनकी मशीनों का प्रशिक्षण विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक इत्यादि के माध्यम से पूरा हो रहा है। खेती करने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके साथ प्रयोग में आने वाले अतिरिक्त उपकरण निश्चय ही मिट्टी को ज्यादा हल्की, उपजाऊ और फसल की पैदावार के अनुकूल बनाते हैं। खेत तैयार करने वाले जुताई उपकरणों में संशोधित वी ब्लेड लगाया गया है। डिस्क हैरो मिट्टी को पलटने और उसे हल्का करने में मदद करता है। मिट्टी के समतलीकरण के लिए लेजर लैंड लेवलर से काम करने में गति में वृद्धि आती है और लागत में भी कमी आती है। इस उपकरण से सिंचाई, जल, बिजली और ईंधन आदि की बचत होती है और उपज में लगभग 30% की वृद्धि होती है। पहले जो हमारा सर ऊंचा नीचा खेत था जी, तो हमारे पौधे मर जाते नीचा खेत में जो पानी खड़ा रहता जी, उसमें फसल में नुकसान हो जाता जी। अब इसमें लेवल में हो गया तो फसल एक साथ रहेगी, पानी कम लगेगा जी। ट्रैक्टर चलित रोटावेटर से मचाई करके धान की रोपाई की जाती है। बीज सह उर्वरक बुआई यंत्र का उपयोग छोटे, मध्यम एवं बड़े आकार के बीजों की बुआई वर्षा सिंचित क्षेत्र में बोया जाता है। इस यंत्र से बीज की वांछित गहराई पर बुआई की जाती है और प्लेट युक्त मापक प्रणाली से पौधे की निश्चित दूरी पर बुआई की जाती है। ट्रैक्टर चलित जीरो टिल सीड ड्रिल से धान की कटाई के उपरांत खेत को बिना जुताई के गेहूं की बुआई हेतु उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर चलित उत्थित क्यारी यानी रेज्ड बेड प्लांटर से फसलों की उत्थित क्यारी पर बुआई की जाती है। राइस प्लांटर से मचाई किए गए खेत में चटाई प्रकार के धान के पौधों का प्रतिरोपण किया जाता है। मानव द्वारा चलाए जाने वाले एकल पहिया निंदाई यंत्र से खरपतवार को काटकर उखाड़ा जाता है। ट्रैक्टर चलित आलू खुदाई यंत्र से
आलू को सतह पर लाया जाता है। ट्राली पर कंबाइन हार्वेस्टर में भूसा इकट्ठा करने के साथ थ्रेशिंग ड्रम ब्लोअर तथा दाना एकत्रित करने वाली ट्रे इत्यादि लगी हुई हैं, जिससे कटाई कार्य आसान हुआ है। धान व गेहूं की फसल की कटाई के समय मजदूरों की समस्या को देखते हुए रीपर के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणाम अत्यंत उत्साहजनक पाए गए। प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यांत्रिकीकरण से उत्पादन और पैदावार को बढ़ाने और उत्पादकता की लागत को कम करने के लिए उन्नत और नई प्रौद्योगिकी को शामिल किया जा रहा है। किसानों को हाथ के औजार, बैल के खींचने और विद्युत से चलाए जाने वाले उपकरण, पौधरोपण, फसल कटाई और सफाई उपकरण, ट्रैक्टर, पावर टिलर सहित कृषि उपकरण और अन्य विशिष्ट कृषि मशीनों की खरीद के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिया जाने वाला अनुदान खरीद लागत को कम करने के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र CSSRI और अन्य एजेंसियों द्वारा अनाजों, दालों, तिलहनों, गन्ना, सब्जियों और फलों के प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, कम लागत में वैज्ञानिक भंडारण और परिवहन के लिए कई प्रौद्योगिकी और प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह प्रतिदिन मानव श्रम पर लगने वाली अत्यधिक लागत को कम किया जा सकता है और अपने बहुमूल्य समय को बचाया जा सकता है। प्रगतिशील किसान बेहतर फसलों की पहचान कर उपलब्ध समय के साथ बेहतर और उच्च उपज देने वाली किस्मों का उत्पादन करने में सक्षम हो रहे हैं। मशीनीकरण और कृषि यांत्रिकीकरण अब अधिक किसानों को आकर्षित कर उन्हें बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है। भारत में पुष्प की खेती एक लंबे अरसे से होती आ रही है, लेकिन आर्थिक रूप से लाभदायक व्यवसाय के रूप में पुष्पों का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से ही प्रारंभ हुआ है।